हाय गाइस। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ उन्हें पूरा सुनिए और वीडियो को एंड तक देखिए। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज। कहानी जापान के दो दोस्तों की है, केंजो और तत्साया। दोनों को पैरानॉर्मल में बहुत इंटरेस्ट था। जब भी मिलते एक दूसरे से घोस्ट स्टोरीज और अर्बन लेजेंड्स शेयर करते। एक दिन तत्साया घोस्ट स्टोरी सर्च कर रहा था, तभी उसे एक वेबसाइट मिलती है जिसपे के बहुत सारी जापानीज अर्बन लेजेंड्स थी। तभी एक स्टोरी उसका ध्यान खींचती है। ये एक ब्रिज के बारे में थी जो कि इत्तेफाक से उसके घर के पास ही था। वेबसाइट पे उस ब्रिज की और उसके आसपास के एरिया की बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो बहुत इंटरेस्ट से उस ब्रिज के बारे में पढ़ता है और एक्साइटेड होता है कि ये सब वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। अगली बार जब वो केंजो को मिलता है तो वो उसे इस ब्रिज के बारे में बताता है। ये एक पुराना ब्रिज था जो कि पहाड़ों में एक बहुत गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। कुछ मिस्टीरियस रीजंस की वजह से वहां लोग जाकर अपनी जान दे देते थे। हर साल इससे 30 लोग उस ब्रिज से कूद के अपनी जान दे देते थे। इन हादसों के पीछे का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, लोग ये जरूर कहते थे कि उस ब्रिज पे उन सब लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी वहां पर जान गई है। केंजो उस रात जब अपने घर वापस जा रहा था, उसे अचानक से ख्याल आता है कि वो उस ब्रिज को जाके चेक करे। वो बहुत देर से कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। उसे लगता है कि उस ब्रिज पे शायद उसे ये मौका मिल जाए। वो उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। करीबन 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाता है। आधी रात हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बहुत अंधेरा था और बहुत सुनसान था। केंजो को वहां का एटमॉस्फेयर बहुत डरावना लगता है। वो धीरे धीरे चल के क्लिफ के किनारे तक पहुंचता है और नीचे खाई में झांकता है। उस खाई को देखते हुए उसे उन सब लोगों का ख्याल आता है जो उस खाई में कूदे होंगे। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपना ये एक्सपीरियंस अपनी फ्रेंड तत्साया के साथ शेयर करना चाहता था। वो अपना सेल फोन निकालता है और उसे कॉल लगाता है, पर वो माउंटेन्स में बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए वहां कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। वो आसपास देखता है। पास ही में उसे एक फोन बूथ दिखाई देता है। वो उस फोन बूथ के अंदर जाता है और तत्साया को कॉल लगाता है। हेलो तत्साया, गेस करो मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं अभी उसी ब्रिज पर हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत स्पूकी है, पर व्यू उतना ही अच्छा है। तुम्हें यहाँ आके इसे जरूर देखना चाहिए। तत्साया बोलता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैंने वेबसाइट पे सारे पिक्चर्स देखे हैं। पर एक मिनट, ये तुम कौन से नंबर से कॉल कर रहे हो? केंजो थोड़ा हंसता है। ओह, एक्चुअली मुझे वहां रिसेप्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ये फोन बूथ से कॉल कर रहा हूँ। ये सुन के तत्साया कंफ्यूज हो जाता है। एक फोन बूथ? मैंने तो पिक्चर्स में कोई फोन बूथ नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो? केंजो ने कहा। ब्रिज की बिल्कुल एंट्रेंस पे है ये फोन बूथ। वेट, एक्चुअली बाहर बहुत सारे लोगों की एक लाइन लगी हुई है। मे बी वो सब फोन यूज करना चाहते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर जाके तुम्हें फोन करता हूँ। ये सुनते ही तत्साया चिल्लाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उस फोन बूथ से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे। मुझे उस जगह का पता है। मैं 30 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। पर जो चाहे हो, तुम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलोगे। क्यों? क्या हुआ? केंजो बहुत हैरान होता है। जो मर्जी हो, प्लीज प्रॉमिस मी, तुम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलोगे, 1 इंच भी नहीं। ओके, मैं आ रहा हूं। इतना कहते ही वो फोन काट देता है। फोन के कटते ही
केंजो को बहुत डर लगने लग जाता है। वो चुपचाप उस फोन बूथ में खड़ा है और फोन के रिसीवर को अपने कान पे लगाए हुए है। हिम्मत करके बाहर उन लोगों की लाइन की तरफ देखता है। वो लोग खामोशी से उसे घूरे जा रहे थे। उनकी नजरें केंजो में खौफ भर रही थी। कुछ देर बाद तत्साया वहां पहुंचता है और वो पाता है कि उसका दोस्त उस खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है और उसने अपना फोन अपने कान पे लगाया हुआ है। वहां कोई फोन बूथ नहीं था और कोई लोगों की लाइन नहीं थी। अगर केंजो 1 इंच भी वहां से हिलता तो खाई में गिर जाता। एक बार एक यंग लड़की डिसाइड करती है कि वो साइकिक को विजिट करेगी। ऑल्दो उसे फॉर्च्यून टेलर में इतना यकीन नहीं था, बट जस्ट फॉर फन सेक वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसे क्यूरियोसिटी भी थी कि उसके फ्यूचर में उसके लिए क्या लिखा हुआ है। वो साइकिक के घर पे पहुंचती है। दरवाजे पे साइकिक उसे ग्रीट करती है। ये एक ओल्ड लेडी थी। वो उसे अंदर बुलाती है और एक डार्क रूम में लेके जाती है। वहां दोनों एक टेबल पे बैठ जाते हैं। लड़की पूछती है कि क्या वो उसे उसका फ्यूचर बता सकती है। साइकिक बोलती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वो उसे अपना हाथ आगे करने को कहती है। साइकिक लड़की के हाथ को बहुत ध्यान से देखती है। वो काफी देर तक बिना कुछ बोले उसका हाथ देखती रहती है। अब लड़की को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लग गया था। लड़की नर्वस होकर पूछती है कि क्या सब ठीक है। साइक उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है और उसे बोलती है कि वो बहुत थक गई है, वो आराम करना चाहती है, वो वहां से चली जाए, उसे उसके पैसे नहीं चाहिए। लड़की परेशान हो जाती है। उससे बार बार पूछती है कि आखिर क्या बात है, ऐसा उसने क्या देखा। लेकिन साइकिक उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। बस यही कहती है कि उसका सेशन खत्म हो गया है, अब वो वहां से जा सकती है। इतना बोलते हुए वो उस कमरे से बाहर निकलती है और लड़की को बार बार वहां से जाने को बोलती है। लेकिन लड़की अपने सवालों का जवाब लिए बिना वहां से जाने वाली नहीं थी। बार बार कहने के बावजूद जब लड़की वहां से नहीं जाती तो फाइनली साइकिक इरिटेट होकर एक पेपर निकालती है, उस पर कुछ लिखती है और उसी एनवेलप में डाल के लड़की को दे देती है और कहती है इसे घर पहुंचने से पहले मत खोलना। लड़की बहुत रिलीव्ड फील करती है। वो साइकिक को उसके पैसे देती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए उस मिस्टीरियस नोट के बारे में ही सोचती रहती है। वो सोचती है कि उसमें ऐसा क्या लिखा होगा, उस साइकिक ने ऐसा क्या देखा कि वो इतना परेशान हो गई थी। यही सब थॉट्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और वो रोड क्रॉस करते टाइम रोड पे ध्यान नहीं देती। तभी अचानक से सामने से एक कार आके उसमें टकरा जाती है। लड़की की बॉडी एक प्लास्टिक डॉल की तरह हवा में जोर से उछलती है और कई बार रोड पे बाउंस करने के बाद फाइनली मोशनलेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और उसे मृत घोषित कर देती है। एक पुलिस ऑफिसर उसका पर्स और उसकी पॉकेट्स चेक करने लगता है ताकि वो उसकी कोई आईडी ढूंढ सके जिससे उस लड़की की पहचान हो सके। तभी उन्हें एक पॉकेट में वही एनवेलप मिलता है। वो उस एनवेलप को खोलते हैं और उसमें से नोट पढ़ते हैं। उस नोट में सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए थे, यू हैव नो फ्यूचर। एक मैरिड कपल था। उनका एक बेटा भी था। उनके बेटे के जन्म से पहले से ही उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होने लगे। अब झगड़े इस हद तक बढ़ गए थे कि वो डिवोर्स लेने तक की बात करने लग गए थे।
बट बाद में वो अपने बेटे के लिए साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। पर फिर भी उनके झगड़े कम नहीं हुए, उल्टा और बदतर हो गए। जब तक उनका बेटा 5 साल का हुआ, उस कपल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर गई थी। एक रात बेटे को सुलाने के बाद हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा आर्ग्यू हुआ। झगड़ा बढ़ता ही गया और गुस्से में आके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला। गुस्सा ठंडा होने पे वो होश में आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया। पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसे जेल हो जाएगी। वो सोचता है कि उसे बॉडी को डिस्पोज करना होगा। वो अपनी वाइफ की बॉडी को घसीटते हुए गैराज तक लेके जाता है और कार की डिक्की में डाल देता है। वो कार को ड्राइव करते हुए अपने घर से बहुत दूर माउंटेन्स में चला जाता है। दरअसल उन माउंटेन्स में एक जगह पर दलदल थी। उसका प्लान था कि वो उस दलदल में अपनी वाइफ की बॉडी को छोड़ाए। वो माउंटेन्स में पहुंचता है, पर उस दलदल वाली एरिया तक पहुंचने का रास्ता बहुत तंग था। कार वहां नहीं आ सकती थी, इसलिए वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने कंधों पर उठाकर उस दलदल की तरफ चल पड़ता है। दलदल के पास पहुंच के वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को बहुत ध्यान से अंदर फेंक देता है। उसके कपड़ों पर भी काफी कीचड़ लग गया था, बहुत स्मेल आ रहा था। वो वहां रुका रहता है और अपनी वाइफ की डेड बॉडी को बिल्कुल दलदल के अंदर समा जाते हुए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस चला जाता है। घर पहुंचने पे वो शावर लेता है और खुद को अच्छे से साफ करता है। बट वो अपने आप को जितना मर्जी साफ कर ले, उसकी बॉडी से वो दलदल की स्मेल नहीं जाती। नहाने के बाद वो कुछ देर सोता है, फिर उठ जाता है। वो सोचता है कि अगर उसका बेटा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो वो उसे क्या बताएगा। वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे से कहेगा कि उसकी माँ अपनी बहन के पास कुछ दिनों के लिए गई है। पर सुबह जब वो अपने बेटे को ब्रेकफास्ट दे रहा होता है तो उसका बेटा अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं पूछता। पर आदमी को अभी भी अपने आसपास से उसी दलदल की स्मेल आ रही थी। वो एयर फ्रेशनर यूज करता है और घर के अंदर स्प्रे करना शुरू कर देता है। वो स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। कुछ टाइम बाद बेटा हॉल में टीवी देख रहा होता है, पर वो आदमी बहुत नर्वस फील करता है। वो जब भी हॉल में से गुजरता, उसका बेटा उसे बहुत अजीब सी नजरों से देखता। वो आदमी बहुत डर जाता है। उसे ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बेटे को कल रात की सारी बात पता है। शायद वो जाग रहा था और उसने उनका सारा झगड़ा सुन लिया हो और उसे उसकी वाइफ की डेड बॉडी को ले जाते हुए देख लिया हो। अगर उसकी बेटी को सब पता है तो फिर तो उसे अपने बेटे को भी चुप करवाना होगा। वो अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस से हॉल में आता है। उसका बेटा अभी भी टीवी देख रहा था। वो अपने बेटे के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? बच्चा कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है, फिर हाँ में जवाब देता है। क्या तुम अपनी माँ के बारे में पूछना चाहते हो? हाँ, बेटे ने जवाब दिया। क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी माँ कहाँ है? आदमी अपने बेटे से पूछता है। बेटा कुछ सोचता है और फिर बोलता है, नहीं, मैं ये सोच रहा था मम्मी का चेहरा इतना पीला क्यों है और आप पूरा दिन मम्मी को कंधों पे लेके क्यों घूम रहे हो?